हेलो बच्चों, तो हम अभी कर रहे थे सैम्पल क्वेश्चन पेपर हिंदी में होम साइंस का टर्म 2 का। इंग्लिश का तो हम दे चुके हैं और इसमें बहुत डिले मैंने कर दिया, हाँ ज़रूर, पर अब मैं आपको हिंदी वाला वर्जन लेके आई हूँ। आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन बी। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चंस थे 2 मार्क्स के, हमने कर लिए। सेक्शन बी में अब 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, और अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं तो ऑब्वियसली आपको या तो 3 बड़े बड़े पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं या फिर हर 3 में 2-2 आपको सब पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर किसी और फ्रेंड को होम साइंस के लिए ज़रूरत हो तो उसके साथ शेयर भी करना। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो फैशन उद्योग में व्यापार के 3 स्तरों की व्याख्या करिए। तो सबसे पहला हमें फैशन उद्योग के 3 स्तर कौन से? खुदरा संगठन में व्यापारिक गतिविधियाँ। तो फैशन उद्योग के जो भीतर ही है, मतलब अगर हम सिर्फ अपनी इंडस्ट्री में, अपने देश में, अपनी इंडस्ट्री के अंदर ही अंदर सब काम करें, खरीदना, बनाना, बेचना, हम अगर अपने आप से ही सब कुछ कर ले रहे हैं तो यह है खुदरा संगठन में व्यापारिक गतिविधियाँ जो हमारी अपनी कंपनी के अंदर होती है। फिर है क्रय एजेंसी व्यापार। क्रय एजेंसी व्यापार जिसमें हम सामान या माल को खरीदने के लिए किसी से काउंसलिंग लेते हैं, किसी की सेवाएं लेते हैं, परामर्श लेते हैं। तो जब हम किसी से मदद लेते हैं सामान खरीदने के लिए कि हम कहाँ से खरीदें, कैसा सामान होगा, हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बनवाते हैं, तो वो होता है क्रय एजेंसी व्यापार। फिर आता है निर्यात उद्यम में व्यापारिक गतिविधियाँ। यहाँ पर हम अपने देश की बात कर रहे थे क्रय एजेंसी, लेकिन निर्यात उद्यम में हम सामान मंगवाते भी हैं और सामान को बेचते भी हैं। तो ये हो गया अपने देश के बाहर एक्सपोर्ट करना या निर्यात करना। इसमें 2 तरह के मर्चेंडाइजर्स होते हैं। पहला कौन सा है? क्रय व्यापारी, और दूसरा है उत्पादन व्यापारी। क्रय व्यापारी वो है जो एक खरीदार और निर्माता के बीच का चैनल होता है, मतलब जो खरीदने वाला है, जो दूसरे देश में बैठा है, और जो बना रहा है, उन दोनों के बीच में जो सामान को बना रहा है, डिज़ाइन कर रहा है, उसके बीच में कड़ी होती है। और उत्पादन व्यापारी वो है जो सामान को उत्पादन कर रहा है, जो उसको बेसिकली क्रिएट कर रहा है, और जो फैशन व्यापारी है जो उसे बेचेगा, उन दोनों के बीच में कड़ी का काम करता है। तो हमारे यहाँ बेसिकली क्या है, अगर कोई एक्सपोर्टर है तो वो यहाँ पर किसी देश में बैठा होगा, फिर वो इससे बात करेगा, ये जो लोग सामान को बेचते हैं उनसे बात करेगा। अब जो लोग सामान बेचते हैं इनका भी कोई एजेंट होगा, और ये एजेंट किससे बात करेगा? जो सामान को उत्पाद करते हैं। तो ये हमारे 3 चैनल्स हो गए निर्यात में। एक जो खरीद रहा है, ये उसके क्रय व्यापारी हैं जो सामान को बेचने वाले लोगों से बात करते हैं, और ये जो एजेंट्स हैं वो सामान को बनाने वालों से बात करते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन, तो हमारे 3 स्तर कौन कौन से हुए? पहला हो गया हमारा खुदरा संगठन में व्यापारिक गतिविधियां, दूसरा हो गया क्रय एजेंसी व्यापार, और तीसरा हो गया निर्यात उत्पादन, जिसमें कि हमारे पास फिर से क्रय व्यापारी है और उत्पादन व्यापारी है। पहला आपका हो गया, ये देखो एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, सब काम यहीं पर ही अपने आप ही मैनेज कर रहे हैं। फिर है क्रय एजेंसी जहाँ पर हम खरीदार से मिलते हैं, और फिर ये निर्यात उद्यम या एक्सपोर्ट हाउसेस जहाँ पर लोग इनको बनाते हैं और उसके आगे निर्यात किया जाता है। फिर अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ये 8 क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है। नीलेश जो है दृश्य व्यापार डिज़ाइनर बनना चाहता है, तो उसे किन 4 व्यापारिक अधिकारों के लिए जागरूक होना चाहिए, और उसे कौन सी 2 विशिष्ट कौशल चाहिए? तो हमारे पास अब 2 पार्ट्स हो गए। तो पहले में हमें 4 व्यापारिक अधिकार बताने हैं, तो ये 2 नंबर का होगा, और 2 कौशल जो बताने हैं वो होगा 1 नंबर का। तो व्यापारिक अधिकार कौन से हैं? कि उसे सही वस्तु मिलनी चाहिए, सही जगह पे आसपास मिलनी चाहिए, उसे कीमत भी सही मिलनी चाहिए। ये नहीं है एक बाज़ार में सस्ता है दूसरे में महंगा। और सही प्रचार, जो हमारी गलत एडवर्टाइजिंग होती है, जो सही चीज़ें नहीं बताते, ऐसा नहीं। प्रचार, जो उस इन्फॉर्मेशन उस सामान के बारे में दी जा रही है वो सही होना चाहिए। और कौन से 2 कौशल चाहिए? पूर्वानुमान लगाने की योग्यता, फैशन कब आ रहा है, कब जाने वाला है, कब इसका दाम बढ़ने वाला है, कब घटने वाला है, ये सब उसको जज करने की योग्यता होनी चाहिए। और फिर विश्लेषणात्मक योग्यता, इन चीज़ों को एनालाइज करना, कौन कितने पैसे हमारे लगेंगे, कितना हमें फ़ायदा होगा, कैसे नुकसान होगा, हम कहाँ पर सामान बेच पाएंगे, कौन खरीदेगा, किसके लिए हम किस तरह की मार्केटिंग लें। और संप्रेषण योग्यता, ये तो हर फील्ड के लिए सबसे ज़रूरी है। कोई भी क्वेश्चन आए और कौशल पूछा जाए तो संप्रेषण योग्यता, लोगों से इंटरेक्ट करने की योग्यता, ताकि आप अपना काम भी करवा पाएँ और लोगों को अपना सामान भी बेच पाएँ, उसके बारे में बता पाएँ। फिर क्वेश्चन नंबर 9, कपड़े धोना एक कला और विज्ञान क्यों है? घरेलू और संस्थागत धुलाई के बीच में कोई 4 अंतर बताओ। तो ये थोड़ा एक लंबा क्वेश्चन है, जिसको अब देखो। कपड़े धोना जो है एक कला भी है और विज्ञान भी है। कला क्यों है? क्योंकि ये वैज्ञानिक सिद्धांतों पर है और ऐसी तकनीकों का प्रयोग करती है।
जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऊनी कपड़ों पर हम कौन से साबुन का यूज़ करेंगे, सूती कपड़ों पर हम कौन से साबुन का यूज़ करेंगे, ये सब वैज्ञानिक सिद्धांतों पर होता है। कला क्यों है? सौंदर्य की दृष्टि से जो कपड़ा आना चाहिए वो सुंदर होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने साबुन में कपड़ा धोया या तो श्रिंक कर गया, उस पर बुर आ गया या उसका रंग उतर गया। और इसके लिए कुछ कौशल आपको ज़रूर सीखने होते हैं। क्या कौशल चाहिए? अच्छे से प्रेस करना होना चाहिए, उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, उसको किस तरह से हम पैक करेंगे। तो आप इनमें से कोई भी बता सकते हो। और अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस। तो एक हाउस होल्ड लॉन्ड्री और एक कमर्शियल लॉन्ड्री या घरेलू लॉन्ड्री और संस्थागत धुलाई केंद्र में क्या फ़र्क है? देखो ये फ़ोटो से ही आपको समझ में आ रहा है। ये घर में एक वॉशिंग मशीन से काम चल जाएगा। और ये देखो ये है संस्थागत धुलाई, इसमें कितनी सारी मशीनें हैं। तो घरेलू लॉन्ड्री में कपड़े की मात्रा कम होती है और इसमें जो है संस्थागत धुलाई में आप 100 किलो या इससे भी बड़ी, जितनी भी बड़ी आपकी लॉन्ड्री है उतना बड़ा हो सकता है। इसमें कोई रिटर्न आप ये नहीं लगते कि मैंने 4 कपड़े मम्मी के धोए थे, 6 कपड़े पापा के धोए थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब संस्थागत धुलाई होती है तो रिकॉर्ड रखना पड़ता है, आप उस पर रसीद लेते हो, एक स्टैग लगाते हो, तभी तो पता चलेगा किसकी कौन सी है। फिर अलग अलग विभाग जो है इसमें नहीं होते। घर में ऐसा होता है कि मेरा विभाग है, मैं कपड़े को पानी में धो के आऊँगा, फिर उसका विभाग है वो कपड़े उठाएगी, नहीं। लेकिन जब हम संस्थागत धुलाई की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास अलग अलग निरीक्षण, छटाई, सबके लिए अलग अलग कक्ष होते हैं। जो जना सुखा रहा है वो सुखाने का काम करता है, जो प्रेस कर रहा है प्रेस का करेगा, जो फोल्ड करता है कपड़ों को वो फोल्डिंग का करेगा। और घर में क्या सामान यूज़ होता है? ब्रश, बाल्टी, वॉशिंग मशीन, यही सब। लेकिन जो मशीन्स होती हैं वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, फ्लैट बेड, रोलर, इस्त्री, ये सब होते हैं, ताकि कमर्शियल लेवल पर अगर हम घर का प्रेस लेके करते रहेंगे तो वहाँ तो पूरा दिन बीत जाएगा, फ़ायदा कैसे होगा फिर? तो वहाँ बड़ी बड़ी मशीन्स को यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस थे कमर्शियल और हाउस होल्ड लॉन्ड्री। फिर हम आते हैं, रोहन ने अभी अभी पत्रकारिता का कोर्स पूरा किया है, वह मीडिया उद्योग में काम करना चाहता है। अब यहाँ पर हमें उसे कोई 6 कौशल बताने हैं। 6 कौशल 3 मार्क्स, मतलब हर कौशल जो है वो कितने मार्क्स का हो गया? हाफ मार्क का। अब इस फोटो को ही देखो। अब इस फोटो में ये लड़की पत्रकारिता करती है, उसको क्या क्या होने चाहिए? उसे उसका मानसिक विकास ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तभी तो वो क्वेश्चन सोच पाएगी किस तरह से कर रहा है। रचनात्मक, इन दोनों को कि किस एंगल पे लेना चाहिए। देखो वो बाहर खड़े हैं, बाहर लेना चाहिए, कहाँ पे लाइट अच्छी आएगी और किस तरह से हम रिकॉर्डिंग करें, ये हो गया तकनीकी। किस स्पीड पे रिकॉर्डिंग करें, क्या उसमें हमें कितना रेजोल्यूशन लेना है, शार्प पिक्चर चाहिए, अंधेरा है, लाइट है, उसकी प्रस्तुति कैसे होगी। जैसे ये अगर मैंने स्लाइड भी बनाई है तो इसको भी सोचा होगा ना मैं कैसे प्रेजेंट करूँगी, पीला रंग कहाँ लगेगा, लाल रंग कहाँ लगेगा, बैकग्राउंड क्या लें, ये सब प्रस्तुति हो गया। प्रश्न करने की क्षमता, इंटरव्यू ले रही है, कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, कभी कभी आप देखो बीच में वो मजाक भी करते हैं, तो ये सब है प्रश्न करने के। और विविध समूहों के साथ काम करना, देखो ये जो लड़की है ये भी एक कैमरामैन के साथ काम करिए, इसके साथ काम करिए, और भी कई लोगों के साथ आप काम करते हो। हर वर्ग के लोगों के साथ, हर उम्र के लोगों के साथ काम करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये हमारा था 3 क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स के हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। सैम्पल पेपर्स ज़रूर करते रहो, एग्जाम्स तक मैं आपके साथ और बहुत सारे क्वेश्चन शेयर करूँगी। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स एंड डू योर बेस्ट। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, एक थम्स अप ज़रूर दिखा देना, और जो भी फीडबैक हो वो भी ज़रूर दे देना। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल मत भूल जाना। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद पार्ट C. Till then, bye bye.